पास किया। इंग्लिश स्पीकिंग आती है? हाँ हाँ, अंग्रेजी आती है मुझे। मेरी शक्ल देख के और मेरी बातें देख के नहीं लगता, बट मैं अंग्रेजी में काफी सही हूँ। चलिए अब करते हैं पढ़ाई लिखाई की बात। तो लास्ट टाइम बच्चों मेरी मौज थी, हाँ नहीं मौज सबकी होती है यार, मैं पढ़ता भी था, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ पेपर के लिए नहीं पढ़ता था, मैंने 11वीं में बहुत रातें काली की है। मतलब मेरा ऐसा नहीं था कि मेरे को रिजल्ट लाने के लिए पढ़ना है, मैं बस ये पढ़ लेता था कि ये क्या चीज है, फिजिक्स वगैरह में इंटरेस्ट था तो पढ़ लेता था। बाकी कभी ऐसा नहीं होता था कि टाइम पे पेपर हो रहा है किसी चैप्टर का, मैं पढ़ रहा हूँ कुछ, मैं पढ़ रहा हूँ 3 महीने पुराना, तो कोई पेपर में मार्क्स नहीं आते थे। बट इट वॉज नॉट एन इशू बैक देन। तो चलिए, रेडॉक्स रिएक्शंस लेक्चर 3। ओके बेटा, लास्ट टाइम जो है एन फैक्टर की बात की थी, K2Cr2O7, इनके एन फैक्टर वगैरह मैंने आपको बता दिए थे कि मतलब एसिड में कैसी होगी, बेस में कैसी होगी। माई जिंदगी वाज बेटर देन योर्स, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, सबकी जिंदगी अपने फ्लो के साथ चलती है। और जैसे ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, और हमारे यहाँ मतलब देसी भाषा में कहते हैं कि दूसरे की रोटी सबको चुपड़ी लगती है। चुपड़ी का मतलब घी लगा होना होता है। तो सबको दूसरों की जिंदगी आसान लगती है, अपनी मुश्किल अपनी सबको लगती है। तो स्टार्ट एक्सेप्टिंग कि अपनी भी बढ़िया है। खुद को पॉजिटिव जितना रहोगे ना, उतना ही लाइफ में आप आगे जा सकते हो, क्योंकि नेगेटिविटी हमेशा आपको रोकती जाती है। तो खुद पॉजिटिव रहिए कि व्हाट आई एम डूइंग। और एक और चीज, कभी भी ना किसी से कंपीट मत करना, जिंदगी को लाइफ कहते हैं। फिजिक्स में इंटरेस्ट था, केमिस्ट्री का टीचर बन गया, वो दैट वाज समथिंग एल्स। फिजिक्स के अंदर क्या है कि कैलकुलेशन वगैरह होती है, ज्यादा मेहनत है। केमिस्ट्री इज लॉट इजियर देन फिजिक्स, मतलब अबाउट स्कोरिंग एज वेल। फिजिक्स के अंदर यार बहुत मुश्किल हो जाता है पूरा पूरा सोल्यूशन, एक फोर्स मिस हुई गलती हो जाएगी। तो केमिस्ट्री के अंदर फिर भी काफी कम स्कोप है, आसान पड़ती है, इसलिए केमिस्ट्री का बन गया। तो ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, और कंपीट कभी किसी से मत करना, कंपीट हमेशा खुद से करना। कि पिछली साल मैं इतना प्रोडक्टिव था, इस साल मुझे उससे ज्यादा होना है, दैट्स द पॉइंट। बस कंपीट किसी से नहीं कर सकते, कंपीट तो कभी कोई नहीं कर सकता दुनिया में कोई आदमी कभी। नो इशू प्रिंस, नो इशू, नमस्ते। अभी भी बातें, मैं वैसी बातें कर रहा था। तो दुनिया में सबसे अमीर आदमी भी कभी कांस्टेंट नहीं रहा, सबसे स्किलफुल आदमी भी कभी कांस्टेंट नहीं है। हर फील्ड के अंदर टॉप पर्सन चेंज हो जाता है। तो आप कभी किसी से compete नहीं कर सकते, आप हमेशा वन नहीं रह सकते। आप वन रह सकते हो एक चीज में, जब आप खुद को रेफरेंस मान लो। आप हर साल हर दिन खुद को बीट करते जाओ, खुद के रेफरेंस में आप हमेशा वन रह सकते हो, एंड दैट इज द अचीवमेंट। कमिंग बैक टू द टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, चलो बात तो मत लगाना मेरे को, टाइप्स ऑफ, वरना चैप्टर खत्म नहीं होगा। बहुत इजीली खत्म हो जाएगा, काफी टाइम है हमारे पास। अगर बातों में लगे, लाइट गई, वाईफाई गया, देख लेना। ठीक है, नेटवर्क अगर मैनेज हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मेरे से रिकॉर्डिंग ले लेना। चलिए जी, पहला जो टाइप ऑफ रिएक्शन है, टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन से। टाइप क्या क्या बोले कॉम्बिनेशन हिमांशी? रिएक्शन। हाँ बिल्कुल, पहला इज कॉम्बिनेशन, बिल्कुल पहला इज कॉम्बिनेशन। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस कैसे कैसे हो सकते हैं ये पढ़ना हमको। द फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये सब चीजें बच्चों आप कम से कम 7वीं 8वीं से हर साल पढ़ते आ रहे हो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा। हालांकि वो रिडॉक्स रिडॉक्स का पार्ट नहीं है। अभी जो है हम पर्टिकुलरली रिडॉक्स के पढ़ रहे हैं। ठीक है, रात को पढ़ा हुआ अगले दिन नहीं भूलोगे, अगर अगले दिन फिर रिवाइज कर लोगे। ठीक है, चलो, व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? व्हेन Two टू, or more हाँ बोलो। when two or more reactions are combined to form a combination reaction. वेरी गुड, व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स कंबाइन। तुमने बोला टू और मोर रिएक्शंस, नॉट टू और मोर रिएक्शंस। मतलब तुम्हारे दिमाग में पिक्चर क्लियर होगी, लेकिन बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म वन कंपाउंड, इट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल ले लो, कार्बन के साथ आप O2 मिक्स करो, हीट कर दो, आपको CO2 मिल जाएगा। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन आए, इनने कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। द सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डेफिनेशन मुझे भी नहीं पता, मतलब A वही है इंग्लिश में reaction in चार। which one ion or atom in a compound is replaced by an ion or atom of the other element are called displacement reaction. बिल्कुल एग्जैक्टली, वेरी करेक्ट। सो यहाँ पे बन जाएगा बेटा एक्स जेड प्लस Right. वाई, मतलब डेफिनेशंस तो अगर तुम्हें, हाँ तुमको अगर कंसेप्ट पता है तो डेफिनेशंस तो इंग्लिश में कुछ भी जोड़ तोड़ के लिख लोगे, और साइंस के अंदर ग्रामर के नंबर नहीं करते, तो जैसा भी आप लिख रहे हैं सही होता है, सही बात आप सिर्फ एग्जामिनर को समझा दो। बेटा इसका एग्जाम्पल क्या है, आप CuSO4 लेते हो, उसके अंदर जिंक मिक्स कर दो, जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर, ZnSO4 प्लस Cu। जब आप 12th में जाओगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, वहां पे रिएक्टिविटी सीरीज होती है, वहां पे आपको ये पता चलेगा कि जिंक क्यों इसको रिप्लेस कर सकते हैं। यहीं पे अगर आप ZnSO4 प्लस Cu डालते तो बेटा रिएक्शन नहीं मिलता, Cu इसको इसके अंदर से नहीं निकाल सकता। सो यू विल सी दिस इन 12th। बाकी अभी के लिए CuSO4 जिंक को रिप्लेस कर देगा और ZnSO4 बना लेगा। क्या कोई मुझे बता सकता है? द क्वेश्चन इज इन द अबाउ रिएक्शन हु इज reducing agent? R A, option A zinc, option B CuSO4, option C ZnSO4, ऑप्शन डी नो वन। बताइए रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? Sir, Zn, zinc. जिंक इज द रिड्यूसिंग एजेंट यू से। ओके, और कोई? जिंक 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 सब जिंक कह रहे हैं, ठीक है चलो सब कह Sir, रहे हैं zinc को लॉक कर दो। जिंक को लॉक कर दिया जाए, ठीक है। जिंक इज द करेक्ट आंसर। सी व्हेन वी हैव टू, जब हमको रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढना होता है तो हम ये देखते हैं कि कौन खुद ऑक्सीडाइज हुआ है। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहाँ पे बच्चों जिंक जो था 0 में था, यहाँ पे ZnSO4 के अंदर +2 में चला जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, ये खुद क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो किसी और को रिड्यूस किया होगा। इसने किसको रिड्यूस किया होगा बच्चों? इसने कॉपर को किया होगा। कॉपर यहाँ पे बेटा +2 में है और +2 से यहाँ पे 0 में आ जाता है, +2 से 0 में आपका ऑक्सीडेशन नंबर घटा, इसका मतलब बिल्कुल। तो ये रिड्यूस हो रहा है, और रिड्यूस हो रहा है तो जो खुद रिड्यूस होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। प्रिंस कह रहे हैं मैंने सबसे पहले बताया, वेरी गुड, ठीक है चलो। हाँ क्या? चलिए तीसरा, तीसरा टाइप ऑफ जो रिएक्शन है, थर्ड टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बेटा, इट इज डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने आपको अलग से डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक है, इस पे चर्चा की आवश्यकता नहीं है। अगर ना पढ़ाया हो तो बता देना, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने लगभग सब क्लासेस में ये पढ़ाया है अलग से। डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन वन कंपाउंड splits into two or more simpler compounds, ठीक है। सिंपलर का कोई खास मतलब नहीं, सिंपलर मतलब उससे छोटे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा, आप जो है पानी को बहुत ज्यादा हीट करो, ठीक है। जब आप बहुत ज्यादा हीट करोगे हायर टेम्परेचर पे, आई डोंट नो व्हाट टेम्परेचर, कितने पे ये ब्रेक होता है, पर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, ठीक है। तो H2 आपको plus O2. एक H2O, हाँ क्या बोल रही माची? ठीक है चलिए, पानी को जब बहुत ज्यादा हीट करते हैं तो वो H2 और O2 में ब्रेक हो जाता है बच्चों, ठीक है। बैलेंसिंग की बात करते हैं, बैलेंसिंग ए redox reaction, next topic and last topic of this chapter, ठीक है जी। चलो भाई, बैलेंसिंग ऑफ redox reaction बेटा, इसके दो मेथड्स होते हैं, टू मेथड्स, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ इक्वेशन मेथड। ठीक है, वन एंड द सेम थिंग, दो ही होते हैं। क्या? ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। सेकंड होता है हाफ सेल रिएक्शन मेथड, ठीक है। मैंने यही पढ़े हैं
और मेरा जहां तक आइडिया है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इसी वाले को कहते हैं, ठीक है। आई मतलब क्लैरिफाई इट, देख के बता दूंगा इसी को कहते हैं कि नहीं, और मैंने तो इसी को कहते यही हैं। इसी को कहते हैं ना, श्योर, यस सर। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एनसीईआरटी देखी ना कि रेडॉक्स पढ़ाना है तो पढ़ने के लिए, तब देखा कि इसका कई जगहों पे आयन इलेक्ट्रॉन नाम है। वो होगा ही क्योंकि इसके अंदर ना हाफ सेल रिएक्शन मेथड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं और फिर उनको एलिमिनेट करते हैं, तो इसलिए मैं भी इसका नाम ऐड स्लैश एलिमिनेट, ठीक है। अब बात यह है कि आपको कंपटीशन में तो जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर ये नहीं लिखा होता है 10 का ही है सर, ये तो 10 का मतलब 10 मिनट का। देखते हैं कंपटीशन के अंदर आपको कभी ये नहीं पूछने वाला कि आपने कौन से मेथड से बैलेंसिंग की, वो आपको क्वेश्चन देगा, या तो बैलेंस करने के लिए इक्वेशन देगा, या फिर इक्वेशन के अंदर से मतलब आपको इक्वेशन दे देगा किसी एक का कोफिशिएंट पूछ लेगा या दो का पूछ लेगा, व्हाटएवर, ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं। 10th क्लास का है नहीं, ये 10th क्लास का टॉपिक नहीं है। 10th के अंदर आपने या 9th में रही होगी, वो बैलेंसिंग अलग थी, ये रेडॉक्स की बैलेंसिंग, ये उससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। 10th के अंदर तो हिट एंड ट्रायल से हम लोग बैलेंसिंग कर लेते थे, वो सिंपल इक्वेशंस होती है, रिडॉक्स बैलेंसिंग नहीं करी थी वहां पे हमने, ठीक है। अब रिडॉक्स की बैलेंसिंग करेंगे तो कंपटीशन के अंदर तो आपसे ऐसा नहीं पूछते कि कौन से मतलब मेथड से आपने किया है, क्योंकि आंसर दोनों से सेम ही आना है, ठीक है, वन एंड द सेम आंसर ये बी गेटिंग। बट बोर्ड के अंदर कई बार हो जाता है, बोर्ड इन द सेंस मतलब 11वीं के पेपर दोगे तो वो लोग कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर से करना या हाफ सेल से करना, तो पहले तो मैं तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा दूंगा, ठीक है। इट डिपेंड्स कि कितनी देर तुम्हें उसे डाइजेस्ट करने में लगती है, अगर जल्दी खत्म हो गया तो फिर हाफ सेल भी करा दूंगा। आज के दो ही टारगेट है, फिर देख लेंगे, या तो मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग दे दूंगा हाफ सेल के लिए, या फिर आई प्लान है एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है, सैटरडे को आफ्टरनून में, या फिर देख लेंगे टाइम डिस्कस कर लेंगे, तो तुम्हें बता देंगे क्लास के बाद कि किस टाइम रखे। एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लेके जो बच्चे ले पाएंगे क्लास, ठीक है, क्योंकि ज्यादा देर का नहीं होना। एक मेरे को इक्विलिब्रियम के कुछ अलग अलग टॉपिक्स बताने जो रिक्वायर्ड है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के अंदर टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से बहुत डिटेल से कई चीजें नहीं पढ़ाई थी, बफर बहुत छोटा पढ़ाया था, ठीक है। कल ले लें, कल तो नहीं, मतलब सैटरडे का बोला गया है, कल तो नहीं, बाकी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। छुट्टियां चल रही, अच्छा हाँ तुम्हारी छुट्टियां चल रही है ना, फिर तो ले सकते हैं क्लास, सैटरडे को देखते हैं। सर सैटरडे 15 को तक ही है, 15 तक ही है सर। हाँ तो 15 से पहले ले लेंगे, 15 का 15 तारीख संडे, है सर। 15 का संडे है, उससे पहले ही ले लेंगे क्लास, ठीक है। तो वील सी, चलो अभी के लिए कमिंग टू द टॉपिक, जितना हो जाता है बढ़िया है, उसके बाद बाकी चीजें बाद में देख लेंगे। चलो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको अभी चीज पे ध्यान रखना है लिखने पे, कि आपको जो लिखा रहा सारे के सारे स्टेप्स ना लिख लेना। जब आप स्टेप्स लिख लोगे तो वही आपके काम आएंगे। सेम प्रोसेस हर बार फॉलो करना है, ठीक है, कोई नई चीज नहीं होनी है। एक एग्जांपल अपने दिमाग में मन मंदिर में बसा लेना, जैसे ये एक करा रहा हूं इसको बसा लेना, हर रिएक्शन इसी को फॉलो करके आपकी हो जाएगी, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, इस एग्जांपल को पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, नहीं ले रहे चेष्टा, कल नहीं ले रहे क्लास, कल नहीं ले रहे, सैटरडे को प्लान करेंगे एंड विल डिस्कस जैसा भी रहेगा, ठीक है जी। एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा बैलेंस करके, साथ साथ स्टेप्स को वर्ड में लिखता जाऊंगा कि मैंने क्या किया इस स्टेप में, आप वो स्टेप्स भी नोट करेंगे, ताकि फिर आपको कभी भी मतलब बार बार अगर आपको मैं सिर्फ सॉल्व करके दिखा दूंगा, बोल के दिखा दूंगा, तो मतलब आप भूल जाओगे क्या किया था। और यही तरीका होता है बैलेंसिंग पढ़ाने का, सारे के सारे स्टेप्स लिख दिए जाते हैं। चलिए रिएक्शन क्या है बेटा मेरे पास, FeSO4 KMnO4 प्लस H2SO4, ठीक है। ये लोग बेटा रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ये बनाएगा मेरा Fe2SO4 थ्राइस, प्लस इसके साथ बनेगा बेटा MnSO4, प्लस बेटा इसमें बनेगा H2O प्लस H2SO सॉरी K2SO4 बनेगा, K2SO4, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व कर लेंगे। H2SO4 बेटा इसको बैलेंस करना है मेरे को, ठीक है। हाँ जी प्रिंस बोलिए, थोड़ा डार्क कलर से लिखना है सर, थोड़ा इजी, इजी मतलब ये, अरे ऐसे ही होते हैं सारे ही, तुमको बवाले दिखेंगे। अगर तुम एक बार में ही बड़ा क्वेश्चन कर लोगे तो फिर इजी से तो डरो, इजी मुश्किल कुछ नहीं है, सबके अंदर सेम प्रोसेस फॉलो होना है, सेम चीज फॉलो होनी है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन बढ़ सकती है, कुछ मुश्किल कुछ आसान नहीं है। चलिए
लिखते हैं, स्टेप्स लिखते हैं कि बेटा क्या क्या करना है। तो स्टेप्स के लिए स्टेप नंबर 1, सबसे पहला जो काम है बेटा, स्टेप नंबर 1, मार्क द ऑक्सीडेशन नंबर, मार्क द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी लोग हैं इसके अंदर उनके आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर्स मार्क कर लो। ठीक है, मैं मार्क कर रहा हूँ क्योंकि मुझे याद हो गए 2-3 बार करके अलग अलग क्लास में। अगर किसी को ना समझ में आए कैसे होगा तो मेरे को बता देना। देखो बेटा, यहाँ पे जो है ये SO4 2- एक स्पीसीज है, SO4 2- में होता है, ये आपको पता होगा, आपने अब तक कई बार H2SO4 देख लिया होगा, ये टूट के 2H प्लस प्लस SO4-2 दे रहा होता है। तो आपको पता है SO4-2 एक आयन है, अनायन है। ठीक है, तो अगर SO4-2 में है तो इसके साथ जो Fe है वो बेटा +2 में होगा, ये बात क्लियर है, तभी ये ओवरऑल न्यूट्रल दिखा रखा है, अदरवाइज इसके ऊपर कोई चार्ज होगा। तो बेटा Fe जो है यहाँ पे +2 में होगा। ठीक है, सल्फर SO4-2 इसके अंदर +6 में होता है, ऑक्सीजन -2 में होता है। ठीक है, KMnO4 पोटेशियम बताया था, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होंगे बेटा वो हमेशा आपको +1 में मिलेंगे। यहाँ पे ये बेटा -2 में होता है। KMnO4 के अंदर मैंगनीज जो होता है वो बेटा आपको +7 में मिलता है, +7। ठीक है जी, चलिए H2SO4 के अंदर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है बेटा +1 में। सल्फर अगेन SO4-2 में है तो ये +6 और -2। ठीक है, Fe2SO4 थ्राइस के अंदर, ठीक है, Fe2 और SO4 थ्राइस ये बना हुआ है। ठीक है, ये ओवरऑल न्यूट्रल है। 3 SO4-2 कितना चार्ज लेके आएंगे बच्चों, -6 लेके आएंगे। वो किसने बराबर कर रखा है, वो बेटा 2 Fe ने बराबर कर रखा है। 2 Fe पावर क्या होगी इसकी, प्लस पावर मतलब चार्ज, +x कुछ इतनी पावर रही होगी, ये जो है बराबर कर रहा है चार्ज को, कितने को, -6 को इक्वेट कर रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ ऐसा साइन लगा लो क्योंकि दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। ठीक है, ओके, तो अगर 2 Fe मिलके -6 को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो एक Fe में कितना होगा बेटा, एक Fe प्लस x के अंदर आपको x इक्वल +3 मिलेगा, यानी कि Fe किस में है, +3 में है। ठीक है, Fe +3 में 2 Fe आएंगे, ये +6 का चार्ज जनरेट करेंगे, 3 SO4-2 -6 का जनरेट करेंगे, ओवरऑल ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो बेटा Fe2SO4 थ्राइस के अंदर एक बार रिपीट कर दो SO4 की कहानी, ये लो SO4 थ्राइस। देखो बेटा Fe2SO4 थ्राइस, ठीक है, Fe2SO4 थ्राइस, मेरे को पता है SO4 जो है उस पे -2 चार्ज होता है, थ्राइस इस 3 का मतलब है बेटा कि ऐसे 3 है तो टोटल चार्ज इन पे कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज इन तीनों पे हो जाएगा -6। ठीक है, और ये पूरा का पूरा ओवरऑल न्यूट्रल है, दिस इज न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज तो है नहीं। अगर ये न्यूट्रल है तो इसके नेगेटिव चार्ज को किसने न्यूट्रलाइज किया होगा बेटा, +6 कोई चार्ज कहीं से जनरेट हो रहा होगा, वही इसके -6 को न्यूट्रलाइज कर रहा होगा। ठीक है, पूरा क्यों समझा नहीं आया? क्या बोल रहे कुलदीप आप? ठीक है, अगर देखो +6 चार्ज लेके आना, वो +6 किसके पास होगा, ये जो 2 Fe के एटम है इन्हीं के पास होगा। तो बेटा ये 2 Fe के एटम पक्का पक्का +3 में रहे होंगे, तब ये इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो Fe के ऊपर कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट साइड में Fe2SO4 के अंदर आपको +3 जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा, +3। ठीक है, उसके बाद SO4 इनके मैं बार बार नहीं लिख रखा, इन सब के अंदर सल्फर +6 में, ऑक्सीजन -2 में। अच्छा, MnSO4 के अंदर MnSO4, तो बेटा ये वाली ये -2 में, तो इसका मतलब Mn+2 रहा होगा, अगर Mn+2 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2। ठीक है, तो ये किसमें, ये +2 में सल्फर का, कुलदीप पूरा मैंने सिर्फ ना इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स लिख रहा हूँ, ये रिएक्शन है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर्स आपको आइडेंटिफाई करने। अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालने नहीं आ रहे क्लास के बाद बता दूंगा, अभी के लिए ये समझ लो जो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर सबके लिख दिए वही है। ठीक है, कैसे निकलेंगे वो देखो लास्ट क्लास में पूरा पढ़ाया ही था कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, अब मैं रिपीट करने जाऊंगा तो रह जाएगा सब कुछ। ठीक है, क्लास के बाद बता दूंगा, मैंने लिख दिए यही काम आएंगे, अब दोबारा निकालने का काम दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, Mn जो है +2 में आ जाएगा बेटा, Mn +2 में आ जाएगा, उसके बाद
H2O K2SO4 इन सब का लिखने का क्यों कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे +1 में, इधर भी H2SO4 +1 में था, ये -2 में है, ये +1 में। हमें सिर्फ उनसे मतलब होता है जिनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी सी 1-2 स्टेप के बाद मैं इसको एलिमिनेट ही कर दूंगा जिनके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है जी, चलिए स्टेप नंबर 1 हो गया, सबके हमने ऑक्सीडेशन नंबर्स मार्क कर दिए। उसके बाद क्या करना है बेटा, इस इक्वेशन को इसको आप आयनिक फॉर्म में लिख लो। स्टेप नंबर 2, कन्वर्ट द रिएक्शन इनटू आयनिक फॉर्म। अच्छा, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या मतलब बेटा, इसके अंदर से बाय एलिमिनेटिंग आप क्या करो, जो चीजें, जो स्पीसीज बाय एलिमिनेटिंग द एलिमेंट्स और स्पीसीज, जो चीजें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं कर रही उनको आप एलिमिनेट कर दो। थोड़ी देर के लिए हम उनको रिएक्शन से बाहर कर देंगे, सिर्फ उन चीजों को लिखेंगे जिनके अंदर रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है जी, बाय एलिमिनेटिंग द एलिमेंट्स और स्पीसीज हु आर नॉट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों नहीं हो रहे, उन स्पीसीज को रिमूव कर देंगे, बची हुई को लिख लेंगे। तो बेटा मेरे पास बची हुई रिएक्शंस क्या बचेंगी, मेरे पास बची हुई स्पीशीज क्या बचेंगी, FeSO4 के अंदर से SO4-2 जो है ना बेटा, इसके एटम्स के अंदर किसी के अंदर भी कोई भी चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, Fe के अंदर चेंज आ रहा है, ये +2 से +3 में जा रहा है, तो मैं यहाँ पे Fe+2 मार्क कर लूंगा। सल्फेट आयन SO4-2 को सल्फेट बोलते हैं, वो हम यहाँ पे छोड़ देंगे, उसे हम यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, उसे हम मिस कर देंगे क्योंकि उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में। उसके बाद बेटा नेक्स्ट में चलेंगे, उसके बाद KMnO4 के अंदर बेटा 2 स्पीसीज बनेगी। अच्छा, आपको ना तोड़ के देखना, जैसे FeSO4 है वो 2 चीजों में टूटेगा, Fe+2 में और SO4-2 में। तो आप इन दोनों के अंदर से किसी एक को एलिमिनेट कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप FeS रख लो और O4 को तोड़ दो, ऐसा नहीं कर सकते। जो इनके आयंस है उन्हीं के हिसाब से आप तोड़ेंगे और जिसके अंदर चेंज नहीं आ रहा कोई भी, उसको आप एलिमिनेट कर देंगे। तो अगर यहीं पे मैं देखूं KMnO4, तो बेटा ये टूटेगा K+ में और MnO4- में। ठीक है, तो यहाँ पे K पॉजिटिव, ये +1 में, रिएक्टेंट साइड से आप प्रोडक्ट साइड पे कंपेयर करिए कि K+ जो है आपका दूसरी साइड भी +1 में ही है, इसको बेटा एलिमिनेट कर देंगे। ये तो एलिमिनेट हो गया। अब क्या बचा, MnO4-, इसके अंदर मैंगनीज जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, +7 से बेटा +2 में चला गया, इसको हमें रखना पड़ेगा। सर ऑक्सीजन को हटा दे क्या, ऑक्सीजन को ऐसे नहीं हटा सकते, जो पूरा का पूरा आयन है उसको आपको रखना पड़ेगा। उस आयन के अंदर से अगर किसी भी एटम का आपका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है तो उसे आप रखिए। ठीक है, यहाँ पे आगे बेटा प्लस में MnO4-, ठीक है, H2SO4, H2SO4, ठीक है, H2SO4 क्या है, 2H+ है इसके अंदर, 2H+ अलग अलग हो जाते हैं, प्लस बेटा इसके अंदर क्या है SO4-2, इनके अंदर किसी में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, सारे को उड़ा दो, ये पूरा का पूरा खत्म। ठीक है, हमारा रिएक्टेंट साइड खत्म हो गया, जो जो हमने एलिमिनेट करने थे कर दिए जी। उसके बाद आ जाओ बच्चों प्रोडक्ट साइड के ऊपर। प्रोडक्ट साइड के अंदर Fe2SO4 थ्राइस, इसको तोड़िए Fe, तो इसके अंदर क्या है, ये Fe+3 है 2, और उसके बाद क्या है SO4-2। यहाँ पे आप इसको पूरे को गायब कर सकते हो, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। Fe+3 को हम लोग रख लेंगे, ठीक है, और एक ही बार रखेंगे, भले ही यहाँ पे 2 है, क्योंकि बैलेंसिंग कम बाद में कर ही देंगे। हमें ये चाहिए कि कौन कौन सी स्पीसीज के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। Fe+3 के अंदर बेटा चेंज आ रहा है, तो मैंने Fe+3 लिख लिया, SO4 को गायब कर दिया। उसके बाद बेटा MnSO4, इसके अंदर 2 टुकड़े बनेंगे, ये और ये, ठीक है, इस वाला जो सल्फेट वाला है वो फिर से उड़ा देंगे, और यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा Mn+2, ठीक है। बाकी लोग जो है H2O और K2SO4, इनके अंदर भी कोई चेंज नहीं आ रहा, इनको हमने एलिमिनेट कर दिया। अभी के लिए हमने रिएक्शन सिर्फ इतनी सी बचा ली, ठीक है। स्टेप 2 बेटा मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने एलिमिनेशन कर दिया उन स्पीसीज का जिनके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, रिएक्शन हमारे पास जिस भी फॉर्म में आती जाएगी आगे बढ़ाते जाएंगे। अभी हम इस लेवल पे पहुंच गए, ये रिएक्शन हमारे पास आ चुकी है बेटा। अगली स्टेप 3 के अंदर कहता है आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन
एंड रिडक्शन। कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, कहाँ पे रिडक्शन हुआ है, ये चीज आइडेंटिफाई कर लो। तो बेटा यहाँ पे जो है ये जो है Fe+2 में था और ये +3 में पहुंच गया, तो ऑब्वियसली बेटा इसने क्या किया है, ऑक्सीडेशन किया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और Mn+7 से बेटा +2 में पहुंच गया है, इसका क्या हुआ है, इसका बेटा रिडक्शन हुआ है। ठीक है जी, इसका क्या हो गया, रिडक्शन, इसका रिडक्शन हुआ। तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि रिडक्शन हुआ। उसके बाद स्टेप 3 हो गया कि आपको आइडेंटिफाई करना है किसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसके अंदर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है जी, स्टेप 4 के अंदर आपको क्या देखना है कि आपने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अब आपको ये देखना है कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज आ रहा है हर स्पीसीज के अंदर, ओवरऑल मॉलिक्यूल के अंदर कितना चेंज आ रहा है। तो चेंज देखिए, स्टेप नंबर 4 के अंदर हम क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 4 में लिखेंगे बच्चों कि कैलकुलेट द चेंज। स्टेप नंबर 4 क्या है, कैलकुलेट द टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द स्पीशीज। ये चीज बेटा और कुछ नहीं है, ये एन फैक्टर ही है। एन फैक्टर के अंदर हम टोटल ऑक्सीडेशन नंबर चेंज देखते हैं। तो बेटा जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन है मेरी, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन के अंदर अगर मैं देखना चाहूं कि मेरा कितना चेंज आ रहा है, बेटा Fe जो है +2 से +3 में गया है, इसके अंदर बेटा एक एक नंबर का चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा, इसका एन फैक्टर हो जाएगा Fe+2 का एन फैक्टर हो जाएगा बेटा 1। उसके बाद हम MnO4 को देखेंगे, तो बेटा इसके अंदर मैंगनीज +7 से +2 में जा रहा है, तो बेटा रिडक्शन वाली जो केस है, रिडक्शन केस के अंदर MnO4 माइनस, इसके अंदर बेटा एन फैक्टर कितना आएगा, 7 से 2 पे गया तो 5 एन फैक्टर आ जाएगा। स्टेप 4 कंप्लीट। हमने ये फाइंड कर लिया कि कितना कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज आ रहा है, हमने हर स्पीसीज का रिडक्शन का भी और ऑक्सीडेशन का भी हमने चेंज कैलकुलेट कर लिया। चलो जी आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्या करना है बच्चों, स्टेप नंबर 5 यहाँ पे जो है आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई द एन फैक्टर्स, द एन फैक्टर्स। क्रॉस मल्टीप्लाई का क्या मतलब बेटा, आपका ऑक्सीडेशन वाले जो स्पीशीज थी उनके लिए जो एन फैक्टर आया था, उसका एन फैक्टर रिडक्शन वालियों से मल्टीप्लाई कर दो, जो रिडक्शन वालों का एन फैक्टर आया था वो ऑक्सीडेशन वालों से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि बेटा आपके ऑक्सीडेशन वाले थे Fe3 और Fe2, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा एन फैक्टर रिडक्शन वालों का 5, इससे मल्टीप्लाई कर दो 5 Fe+2। ठीक है, बीच में ये डैश आ गया और डैश की इस तरफ Fe+3 को भी आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद अब बारी है रिडक्शन वालों को ऑक्सीडेशन वालों के एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीडेशन वालों का एन फैक्टर क्या है, 1 है, तो एज इट इज लिख दो MnO4 नेगेटिव। दूसरी साइड क्या आ जाएगा बेटा मेरा, दूसरी साइड आ जाएगा Mn+2। ठीक है, 5 स्टेप कंप्लीट। इसके बाद क्या कहेंगे बेटा, इसके बाद कहते हैं कि बैलेंस, ये स्टेप ऐसे ही है क्योंकि बैलेंस हमने पहले ही कर लिया। स्टेप नंबर 6 ये कहता है बैलेंस ऑल अदर एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, विदाउट चेंजिंग, W/O का मतलब होता है बच्चों विदाउट चेंजिंग द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑन रिएक्टेंट साइड को छेड़े बिना आप बाकी के सारे एटम्स को बैलेंस कर दीजिए। हमने बाकी के सारे एलिमिनेट ही कर दिए थे, बैलेंस करने का काम ही नहीं छोड़ा। हमारी इक्वेशन आप देखोगे 5 Fe है लेफ्ट हैंड साइड में, तो 5 ही आयरन के एटम है राइट हैंड साइड में। ठीक है, मैंगनीज जो है एक है, दूसरी साइड भी एक ही है, मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन 4 है, तो मैंने लिख दिया है कि अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इनके अलावा बाकी सबको हमको बैलेंस कर लेना। चलिए सब बैलेंस्ड है, ऑल सेट है। उसके बाद बच्चों स्टेप नंबर 7 पे चलेंगे। स्टेप नंबर 7 जो है यहाँ पे एक चीज आ जाती है, अब यहाँ पे मीडियम का डिफरेंशिएशन आ जाता है। अगर आप एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हो तो अलग स्टेप आएंगे और बेसिक के थोड़ा अलग आता है। पहले एसिडिक का कंप्लीट करेंगे। एसिडिक के केस के अंदर बेटा स्टेप नंबर 7 क्या हो जाएगा, स्टेप 7 इन एसिडिक। स्टेप नंबर 7 कहता है बेटा बैलेंस द ऑक्सीजन by adding
H2O ऑन अपोजिट साइड। जहां पे आपके ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है उसके अपोजिट साइड पे आप H2O ऐड कर दो, अपोजिट साइड। ठीक है, तो क्या कोई मेरे को बताएगा कहां पे और कितने H2O ऐड करने की जरूरत है ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए? सर 4H2 रिएक्टेंट में। 4H2O रिएक्ट किसमें? रिएक्टेंट में सर। रिएक्टेंट में 4H2O ऐड करूं यस सर। तो बेटा इस तरफ 8 हो जाएंगे, उस तरफ फिर भी 0 रह जाएंगे। बैलेंस करने ना मेरे को, तो किस तरफ ऐड करूं? सनी 4 ऐड करोगे ये ठीक है, तुमने देखा ऑक्सीजन 4 है, इनको बैलेंस करना है। ये सब अगर मैं 4 और H किसमें? प्रोडक्ट में सर। प्रोडक्ट में ऐड करेंगे, जब प्रोडक्ट में ऐड करेंगे तो दोनों साइड के ऑक्सीजन बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल RHS में। प्रिंस बेटा 0 नहीं 4 ऐड करेंगे। 4 ऑक्सीजन है जो अनबैलेंस्ड है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर 4 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड के ऊपर एक भी ऑक्सीजन नहीं है। बैलेंसिंग का यही मतलब होता है कि दोनों साइड एटम बराबर होने चाहिए। जब आप कोई रिएक्शन किसी के सामने लिखते हो तो उसके अंदर एटम्स दोनों साइड बराबर होने चाहिए। एटम्स कभी भी क्रिएट नहीं हो सकते किसी रिएक्शन के अंदर, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, वो सिर्फ रीअरेंज हो सकते हैं। तो आपके एटम्स दोनों साइड बराबर होने चाहिए, मतलब जब आप रिएक्शन रिपोर्ट कर रहे हो तब। ठीक है, हालांकि हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन से भी डील कर रहे होते हैं जब हमें काम नहीं होता बैलेंसिंग से, तो मतलब पढ़ते टाइम हम भले अनबैलेंस यूज कर ले, लेकिन प्रॉपर केमिस्ट्री के अंदर हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी पड़ती है। सारे के सारे एटम्स दोनों साइड बराबर होने चाहिए, चार्ज भी बराबर होना चाहिए। ठीक है जी, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, ऑक्सीजन 4 है LHS में एक्स्ट्रा, RHS के अंदर क्या करूंगा 4H2O ऐड कर दूंगा। LHS के अंदर अगर मैं 4H2O ऐड करूंगा MnO4 माइनस, इससे क्या मिला बच्चों 5Fe प्लस 3 प्लस Mn प्लस 2, ऐड क्या किया बच्चों 4H2। अब सर H2O जब ऐड किया ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन बढ़ा दिया, अब इसका क्या करें? तो बेटा इस स्टेप के अंदर जो है मैंने ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए ऑफ कोर्स हाइड्रोजन बढ़ा दिया, तो मैं क्या करूंगा बैलेंस द, बिल्कुल 8H प्लस मैं रिएक्टेंट साइड पे ऐड करूंगा, बैलेंस द हाइड्रोजन बाय एडिंग H प्लस ऑन द अपोजिट साइड। जिस भी साइड H एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसके अपोजिट साइड आप H प्लस ऐड कर दो। तो बेटा मेरे ना 8H जो है एक्स्ट्रा आ रहे हैं, इसके लिए 8H प्लस मुझे ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, जिस जिस स्टेप में जो जो चीज ऐड करता जा रहा हूँ उसके अंदर बेटा मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ, बाकी सबको येलो में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं इन 4H2O को येलो में काउंट कर लूंगा, ताकि जब आप शीट देखो तो आपको पता चलता रहे कि कौन सी स्टेप के अंदर क्या क्या नया ऐड किया गया है। तो इस स्टेप के अंदर मैंने क्या किया, पीले से वो लिखेंगे जहां तक हम जिस रिएक्शन पे पहुंच चुके हैं, MnO4 यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ दी, 5Fe प्लस 3 प्लस Mn प्लस 2 प्लस 4H2O। ठीक है, प्लस 4H2O, यहाँ पे ग्रीन से मैंने ऐड कर दी बेटा 8H प्लस। ठीक है, आप देखोगे बेटा ये रिएक्शन जो है अब हमारी बैलेंस हो चुकी है, दोनों साइड सेम एटम्स है, सेम नंबर ऑफ एटम्स है और सेम चार्ज भी है। MnO4 के अंदर बस एक नेगेटिव लगा देना। ठीक है, रिएक्शन इस स्टेप तक आके बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, H प्लस ऑन LHS, बिल्कुल ठीक है, रिएक्शन यहाँ पे आके बेटा बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, आप देखोगे 5 Fe है, 5 Fe है, एक मैंगनीज है, एक मैंगनीज है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन इस तरफ है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है। अगर चार्ज चेक करोगे दोनों साइड 17 यूनिट चार्ज है। यहाँ से कितना आ रहा है +10, यहाँ से आ रहा है बेटा -1, यहाँ से आ रहा है +8, टोटल ये है 17। यहाँ से आ रहा है बेटा +15। ठीक है, यहाँ से +15 आ रहा है, इससे मिल रहा है मेरे को +2, दोनों साइड चार्ज भी बैलेंस है। जब आप ऐसा कर देते हो तो आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड है। ठीक है जी, यहाँ तक आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड है। ओके, अब एक चीज का बस और करना है कि हमें जब रिएक्शन मिली थी तो हमें आयनिक फॉर्म में नहीं मिली, हमें नॉन आयनिक फॉर्म में मिली थी। तो जिन लोगों को हमने एलिमिनेट किया उनको वापस लाने की जरूरत है। ठीक है, उनको वापस लाने की जरूरत है, तो उनको कैसे वापस लाएंगे? अब देखो स्टेप नंबर 9, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, कुछ नहीं बस जुगाड़ है, देखना है किस तरफ क्या चीज कम रह गई। बेटा स्टेप नंबर 9, ऐड
back the species that were eliminated, that were eliminated। इसके लिए क्या करेंगे, मैं यहीं पे जो मेरी इनिशियल रिएक्शन थी, जो क्वेश्चन की रिएक्शन थी, वो भी लिख रहा हूं ताकि हमारा काम आसान हो जाएगा इससे। इनिशियल जो रिएक्शन थी मेरी वो थी बेटा FeSO4, ठीक है, FeSO4 प्लस, हाँ गया रिएक्शन, ये रहा KMnO4 H2SO4 Fe2SO4 थ्राइस प्लस MnSO4 प्लस H2O और बेटा K2SO4। इसके नीचे लिख लो जो आपने बैलेंस करके चीज बनाई है, ठीक है। फिर बस हमारा काम हो जाएगा। बैलेंस करके हमने क्या बनाया, फिर हमको जो जो ऐड करना है ना वो आसानी से मिल जाया करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख लो 5Fe प्लस 2 प्लस Mn, यहाँ पे ना 8H प्लस छूट गए 8H प्लस, अच्छा यहाँ पे नीतीश वाले में थे, ठीक है। हम्म 5 ये हो गया MnO4 प्लस 8H प्लस, दिस इज गिविंग बेटा 5Fe प्लस 3 प्लस Mn प्लस 2 प्लस 4H2। अब देखो इन दोनों को ना कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो। Fe को क्या चाहिए, Fe को सर SO4 माइनस 2 चाहिए। कितने हैं, 5 Fe प्लस 2 है। अगर 5 Fe प्लस 2 है बेटा तो इनके अंदर क्या करो आप इसको 5 SO4 माइनस 2 दे दो। जैसे ही आपने ये दिए एक काम करना, राइट हैंड साइड के अंदर भी इतने ही ऐड कर दो SO4 माइनस 2, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करोगे क्या मिलेगा, इन दोनों को कंबाइन करने पे मिलेगा बेटा मेरे को FeSO4 बिल्कुल 5। उसके बाद ये जो है ये माइनस में था, ठीक है। MnO4 कंपेयर करो इन दोनों को, क्या चाहिए इसको, इसको सर एक K चाहिए, एक K दे दो इसको, एक K पॉजिटिव प्लस यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। इसको ऐड कर दिया आपने और जैसे ही ऐड किया इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या मिल जाएगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन बिल्कुल KMnO4 मिल जाएगा बच्चों मुझे, इन दोनों को कंबाइन करके KMnO4 मिल जाएगा प्लस KMnO4, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या आएगा H प्लस वालों को कंपेयर करके देखो कि इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए बेटा इसको भी SO4 चाहिए। 2 हाइड्रोजन के साथ एक SO4 आता है, 8 के साथ कितने आएंगे, 8 के साथ आएंगे बेटा 4 SO4 माइनस 2 आएंगे। इसके अंदर बेटा 4 SO4 माइनस 2 ऐड कर दो, पड़ोस में भी ऐड कर दो। अब 4 SO4 माइनस 2 आपने और ऐड किए, 5 आपके पास पहले से थे, टोटल कितने हो गए 9 हो गए। तो इनको 9 लिख दो, 5 की जगह इसको 9 लिख देते हैं। यहाँ पे 9 SO4 माइनस 2 हो गए। इन दोनों को कंबाइन करो, इन दोनों को कंबाइन करके आप लिख दो सर एक बार ये वाला हाइड्रोजन जो आपने SO4 ऐड किया फिर से बताना, समझ में नहीं आ रहा है ये वाला। देखो बेटा H2SO4 बनाना है, ठीक है। H2SO4 ही H प्लस प्लस SO4 माइनस 2 में टूट रहा होगा। तो जैसे हमारे पास Fe का साथी कौन था SO4 माइनस 2, तो हमने H प्लस का देखा कि इसका जो है ओरिजिनल इक्वेशन से अगर आपको स्पीशीज मैच करानी है कि उसके अंदर ये मॉलिक्यूल था तो आपको क्या करना पड़ेगा H2SO4 बनाना पड़ेगा। ओरिजिनल में H2SO4 था तो मैंने कहा कि H2SO4 बनाना पड़ेगा। अब H प्लस को H2SO4 बनाने के लिए बताओ गौरव क्या चाहिए, सर 4 SO4 की पावर -2। बस यही तो चाहिए, ठीक है। 2H प्लस के ऊपर एक SO4 माइनस 2 आता है तो H2SO4 एक मिल जाता है। मेरे पास कितने 2H प्लस 1SO4 माइनस 2 इंटू 4 ही तो है, इंटू 4 है, इंटू 4 है। यस सर। तो इससे मुझे ये मिल जाएगा 8H प्लस प्लस आपको 4SO4 माइनस 2 अगर आप यूज करोगे तो आपको 4H2SO4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो 4H2SO4, ये लीजिए 4H2SO4 बन गए। ये लो हमारी रिएक्टेंट साइड कंप्लीट हो गई। इसके बाद Fe प्लस 3 को क्या चाहिए,
अब देखो, अब Fe+3 को रिएक्टेंट साइड तो आपको जो चाहिए थे ना, आपने मस्त अपनी मर्जी का ऐड किया और दूसरी साइड भी ऐड कर दिया। अब जो है आपको प्रोडक्ट साइड जो चीजें चाहिए वो आप जो एक्स्ट्रा लेके आए हो ना, उन्हीं के अंदर से ढूंढनी पड़ेगी, उन्हीं से एडजस्ट करना पड़ेगा। अब आप ये नहीं कर सकते कि इधर जो चाहिए फिर उधर ऐड कर दो, फिर ऐसे से थोड़ी घूमते रहोगे। अब जो है प्रोडक्ट साइड को हमें इसी से काम चलाना है, जो चीजें हमारे पास बची हुई है इन्हीं से हमें ओरिजिनल रिएक्शन वाली चीजें बनानी है। तो ठीक है, Fe+3 को Fe2SO3 थ्राइस बनाना है, Fe2SO4 थ्राइस बनाना है। ठीक है, मेरे पास 5 Fe+3 है, इनको कितने SO4 चाहिए ये कैलकुलेट करना है। बेटा जब 2 Fe+3 होते हैं सर तो उन्हें, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा? आ रही है सर। आ रही है सर। सर बहुत कम आ रही है। थोड़ा तेज बोलूं? अब आ रही है? हाँ जी आ रही है। ठीक है, तो 2 Fe+3 के साथ बेटा आपको 3 SO4 लाने पड़ते हैं, 3 SO4 -2। इसके बाद एक के लिए कितना चाहिए सर? 3/2 SO4 -2। 5 के लिए कितने चाहिए? 5 के लिए चाहिए सर 15/2, 15/2। इतने ले आओ सर। 15/2 कितना होता है बेटा? 7.5, 7.5 SO4 -2, ये आप ले आओ। तो बेटा आपके पास 9 है, 9 के अंदर से आपने 7.5 इसके अंदर यूज कर लिए, यू यूज 7.5 SO4 -2। ठीक है, तो इसके साथ बेटा कितने बनेंगे वो मैं बता देता हूँ। और यहाँ पे 9 के अंदर से अब कितने बच गए? 1.5 बच गए बेटा, 1.5। 7.5 आपने यूज कर लिए और 1.5 SO4 -2 बच गए हैं। तो आप इनको कंबाइन करके लिखोगे तो ये आएगा 5/2 Fe2SO4 थ्राइस। चेक कर लेना इनको खोल के। 5/2 के 2 को Fe से काटना, आपको 5 Fe+3 मिल जाएंगे। और चेक कर लेना 15/2 आपको SO4 मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। अब क्या बच गया? Mn+2। इसको क्या चाहिए? इसको एक SO4 -2 चाहिए, दे दो इसको भी एक SO4 -2। यहाँ पे एक SO4 -2 इसको मिला, ये कंबाइन करेंगे और हमें दे देंगे ये वाली चीज। जगह नहीं बची, MnSO4। ठीक है, हो गया बस। अपने पास आधा ये बच गया है, आधा SO4 -2 बच गया, 0.5। इन दोनों को मैंने कंबाइन कराना है, इन दोनों को, और मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। नीचे ले आओ, 0.5 SO4 -2 और एक क्या है K+ बनेगा क्या? K2SO4। ऊपर वाले रिएक्शन से देख लो, इन दोनों से मुझे K2SO4 क्रिएट करना है। तो K2SO4 के अंदर क्या होता है? 2K के ऊपर सर 1 SO4 -2 होता है, तो 1K के ऊपर 0.5 SO4 -2 होगा। तो सर परफेक्ट है, सॉर्टेड है। हाफ 1/2 1/2 प्लस 1/2 K2SO4, ये चीज बन जाएगी बेटा। फाइनल जो आपकी रिएक्शन आएगी लिख लो, दैट इज योर आंसर। 5 FeSO4 प्लस KMnO4 प्लस H2SO4 डिवाइडेड बाय 5/2 Fe2SO4 थ्राइस प्लस MnSO4 प्लस H2O लिखने रह गए थे क्योंकि उनके अंदर कुछ हेडिंग नहीं की ना, प्लस 4H2 प्लस 4H2O प्लस हाफ K2SO4। कितनी बार गिन के देख लेना, सब बैलेंस्ड है। ठीक है, किसी को ना समझ आया हो तो बताओ। 4H2O हाँ लिख दिया, वो छोड़ दिए थे वो लिख दिया। ठीक है बेटा, वो गलती से छूट गए क्योंकि सबके अंदर तो कुछ कुछ मिक्स करके बनाना था, उन पे ध्यान देना। और ये होता ही है, ये होता ही है। मैंने अभी रिडॉक्स के लिए जब दोबारा पढ़ने शुरू की तो 2-3 बार किया, फाइनली 5 नंबर पक्के। बिल्कुल, बोर्ड में 5 नंबर, जेई में 4 नंबर। 4 नंबर का सवाल मिलेगा। एडवांस के अंदर भी 4 से ज्यादा का नंबर का नहीं आता, वहां 3 का ही मिल सकता है। मेंस में 4 नंबर आपके पक्के। अगर, लेकिन ये अभी पक्के नहीं हुए। हाँ ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। इसके बाद बेसिक की बात और कर लेता हूँ। बेसिक अगर मीडियम आएगा तो बेसिक मीडियम के अंदर क्या करना है? बेसिक मीडियम, देन कम्स बेसिक मीडियम। छोटा सा बेसिक में करके कुछ नहीं दिखा रहा, सिर्फ नोट कर लो, अपने आप प्रैक्टिस करते रहना। किसी का ना समझ में क्वेश्चंस करो OH भर भर के। माइनस ऐड करना है। बस बिल्कुल, OH- ऐड करने बेसिक मीडियम के अंदर बेटा, जहां पे आपने H2O ऐड किए थे। बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम का प्रोसेस क्या है?
सर OH माइनस ऐड ही करना पड़ेगा और कुछ तो करना पड़ेगा ना उसमें। बता रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं है, अभी देख लो, सुन लो, कुछ नया नहीं है, कोई भारी चीज नहीं है। देखो इसके अंदर स्टेप 1 जो है बेसिक मीडियम का प्रोसेस क्या है, इसका स्टेप 1 है बैलेंस इन एसिडिक मीडियम अप टू स्टेप 8। स्टेप 8 तक जब आपने स्टेप 8 में H+ ऐड किया ना, वहां तक एज इट इज एसिडिक मीडियम की तरह बैलेंस करो, ठीक है। आपको बेसिक लिख रखा हो तो भी आप H+ पानी ये सब ऐड करो, ठीक है। यहां तक सेम ऐड किया आपने, सेम किया। स्टेप नंबर 2 इसके अंदर क्या करना है आपको, इसके बाद बेसिक मीडियम के अंदर जो है हम लोग ऐड OH माइनस इक्वल टू H+ ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड में जितने H+ आपके H+ कहीं पे एक्स्ट्रा होंगे, उसको जैसे एसिडिक मीडियम है उतने ही OH- ऐड कर दो, ठीक है। जितने H+ एक्स्ट्रा है उतने ही OH- ऐड कर दो दोनों साइड, ठीक है। दोनों साइड जब आप ऐड कर दोगे एंड कंबाइन H+ एंड OH- टू फॉर्म वाटर। इनको आप कंबाइन करके पानी बना दीजिए और आपका काम खत्म। उसके बाद स्टेप 3 क्या आ जाएगा इसका, वही वाला, add back the ions that were eliminated। खेला खत्म, बेसिक भी खत्म हो गया, एलिमिनेटेड, ठीक है। इतना ही है। हाफ सेल में 10-15 मिनट का होता है, अगली क्लास में देख लेंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास की रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन हाँ आयनिक पढ़ाने के लिए हो सकता है सबकी एक। हाँ बोलिए प्रिंस, 1 मिनट, अब क्वेश्चन बोलिए आप, जिनका जो भी डाउट है।